दिखता है। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को तीसरी दफा राज्य सरकार को वापस कर दिया। साथ ही इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने यह कहते हुए इस विधेयक को लौटा दिया कि इसमें उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए। साथ ही ये भी देखा जाए कि ये विधेयक संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची में समाहित है या नहीं। इसके अलावा वित्त विधेयक में बीमा से जुड़े प्रावधानों के संग या समवर्ती सूची में शामिल होने या नहीं होने पर भी विचार करने को कहा गया है। बोल सकते हैं कि इस विधेयक में ये लकूना है, ये खामी है, या कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्यों वापस कर रहे हैं। जो करते हैं वो तो अंदरूनी मामला है। विधानसभा और राज्यपाल की तीसरी बार आई है। ये तो राजनीति है, इसमें तो कानून की कोई बात नहीं है। क्यों तीसरी बार वापस कर रहे हैं। और रांची के झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 25 प्रस्ताव पर मुहर लग गई। साथ ही कैबिनेट ने 27 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र 17 दिन का होगा और इसी दौरान 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों को जेसीएफ फंड से 268 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है और इसके अलावा 20 लाख कार्डधारियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यही नहीं, रांची स्मार्ट सिटी की जमीन के लिए एचईसी को 2 करोड़ 48 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। यह दिनांक 27 फरवरी 2023 सोमवार को प्रारंभ होगा। 3 मार्च 2023 को बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और 24 मार्च 2023 को इसका समापन होगा। कुल 17 कार्य दिवस इसमें। और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को रांची के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था। हेल्थ चेकअप के दौरान उनके लंग्स में इन्फेक्शन और किडनी की बीमारी पाई गई। फिलहाल मेदांता अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार उनका ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं और अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर मंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम महासचिव सुप्रो भट्टाचार्य ने अस्पताल में एडमिट पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन का हालचाल जाना। देखिए, उनको थोड़ा चेस्ट में इन्फेक्शन है, डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन नथिंग टू बी वरीड, कोई वैसी चिंता की बात नहीं। अभी स्टेबल है कंडीशन उनका और मेडिकेशन में है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में गुरुजी हम लोग के बीच में पुनः आ जाएंगे। किडनी और लंग्स का कुछ नहीं है, वो थोड़ा चेस्ट में इन्फेक्शन है, कुछ डिपॉजिट है वहाँ पर, तो उसको एंटीबायोटिक से डॉक्टरों ने कहा है कि वो कंट्रोल में आ जाएगा। और गिरिडीह के मारडा गांव में अर्धनिर्मित घर को जेसीबी से तोड़कर महिला का शव निकाला गया। ये शव मोहम्मद मोइजन की बेटी आरजू बानू का बताया जा रहा है। मृतक के पति मनीष कुमार ने पिछले साल नवंबर में पंचबा थाने में पत्नी आरजू बानू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि आरजू के पिता मोहम्मद मोइजन ने गिरिडीह कोर्ट में दामाद मनीष कुमार के खिलाफ बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। तब से गिरिडीह पुलिस मामले की जांच कर रही थी और इसी बीच मृतका का शव मिलने से मामले में अहम सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अवशेष खुदाई के बाद पश्चात प्राप्त किया गया है। प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है, इसका अनुसंधान किया जाएगा। हत्या के अगर कोई अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और इसीलिए मुझे बस इस मानव शरीर के अवशेष को प्राप्त करने के लिए दंडाधिकारी के रूप में प्रतीत किया गया।
और सिमडेगा पुलिस ने करईगुड़ा गांव की कुएं से रेखा मिंज नामक गर्भवती युवती का शव बरामद कर लिया है। रेखा मिंज 1 फरवरी से लापता थी। परिजनों ने उसके प्रेमी रोहित लकड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केरसई पुलिस ने जब गिरफ्तार कर प्रेमी से कड़ी पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। दरअसल प्रेमी रोहित लकड़ा की शादी कहीं और तय की गई थी और इसीलिए उसने प्रेमिका रेखा मिंज से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। और गुमला की करौंदी में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत से मातम पसर गया है। तीनों मृतक रायडीह के मांझा टोली के रहने वाले थे। बाइक सवार तीनों युवक किसी काम से गुमला जा रहे थे और इसी दौरान करौंदी के पास घर से बचने के लिए उनकी बाइक ईंट की ढेर से टकरा गई। घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इस दर्दनाक हादसे से 3 घरों के चिराग बुझ गए। हजारीबाग के महावीर चौक में बेकाबू ट्रक ने स्कूली बच्चियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ऑटो बीच सड़क पर ही पलट गया और उसमें सवार बच्चियां नीचे गिर गई। कई बच्चियां तो ऑटो के नीचे दब गई और हादसे से महावीर चौक पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय निवासियों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ऑटो से घायल स्कूली बच्चियों को बाहर निकाला गया। 4 बच्चियों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया है। ये पूरी वारदात महावीर चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महावीर स्थान चौक पे मंदिर पे एक टेम्पो वाला को धक्का मार दिया, जिसमें कि उस टेम्पो में 10 से 12 बच्चियां बैठी हुई थी, जिनमें उनको सब जख्मी हो गई। और गलती इस ट्रक वाला का ही है, ताकि ये उधर से आ रहा था, टेम्पो वाला धीरे जा रहा था। वाला मार दिया इसको, ऑटो वालों को, और फिर उलट गया था। ऑटो एकदम उलट गया था, ठीक है, उलट गया था। तो फिर बच्चा को हम लोग घिच के सबको निकाले, फिर रो रहा था सारा बच्चा लोग। कुछ बच्चा को हम लोग घर भेज दिए, कुछ बच्चे 3 बच्चे बचे, 3 बच्चे को हम स्कूल भेज दिए। मेरे बच्चे को चोट लगा है तो मैंने हॉस्पिटल लेके आया तो एक डॉक्टर थे, तो वो देख के बोले कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। अब बच्चे रो रहे हैं और वो मतलब उसको दर्द भी कर रहा है, और जो भी यहाँ का जो स्टाफ लोग है वो मतलब कि कुछ भी नहीं, वो कुछ। और हजारीबाग के धनवा घाटी में एक कार सहित 5 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही एक गाड़ी में सवार यात्री जख्मी हो गया, जिसे चौपारण सीएचसी में एडमिट कराया गया है। दूसरी घटना बसरिया रामपुर रोड पर हुई, जिसमें 2 यात्री जख्मी हो गए और हादसे के बाद सड़क पर बिखरे गाड़ियों के मलबे को क्रेन की मदद से हटाया गया। फिलहाल जीटी रोड पर यातायात सामान्य बताया जा रहा है। और रांची पुलिस ने इटकी के विजय उरांव हत्याकांड का खुलासा करते हुए पीएलएफआई नक्सली अताउल मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। मंसूरी पर आगजनी, गोलीबारी और लेवी वसूली के कई मामले पहले से दर्ज हैं। दरअसल विजय उरांव भी पीएलएफआई का नक्सली था, पर अताउल मंसूरी से उसकी अदावत चल रही थी। दोनों के बीच हुई वर्चस्व की लड़ाई हत्या की वजह बन गई। चूंकि इसके पहले जो आग लगा है उसमें भी ये अताउर रहमान एंड मनीष मांगा है, और दूसरा हो गया ये हत्या जिसमें विजय उरांव गई। ये आपसी क्लैश था 2 ग्रुप के लोगों का, जो कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई में ये हत्या हुई है, और पीएलएफआई से दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ। गया पुलिस और सीआरपीएफ के सामने झारखंड के 15 लाख के नामी नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने सरेंडर कर दिया। ये नक्सली चतरा के प्रतापपुर थाने के बंसी गांव का रहने वाला है। वो साल 2003 में भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ था और 2 दशकों में इसने करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया। उस पर झारखंड सरकार ने 15 लाख का इनाम घोषित किया था। ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, गया और औरंगाबाद जिले में कुल 21 मामले अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है, और झारखंड में भी कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, और बिहार राज्य के भी अन्य जिलों से हम लोग इसका जो आपराधिक इतिहास है इसको पता कर रहे हैं। वहाँ के संगठन से ये परेशान थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नई जीवन जीना चाहते थे, तो उसमें हम लोगों ने उनको मदद करने का प्रयास किया है, और जो भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत उनको सारी चीजें। और धनबाद के निरसा चौक में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड ईसीएल कर्मचारी डब्लू महतो से 4 लाख रुपए की छिनतई की। डब्लू महतो बैंक ऑफ इंडिया से ये रकम निकालकर घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में निरसा बाजार में घात लगाए अपराधियों ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और रफ्फू चक्कर हो गए। निरसा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश सघनता से कर रही है। कितना पैसा छीन के भागा?
कहाँ से पैसा निकाले सर, क्या काम के लिए निकाले? बैंक ऑफ इंडिया से निकाला था और घर बनाने के लिए निकाला था। कितना? 4 लाख। कौन, कहाँ पर छीनते हुआ? तो जो बड़ा दुकान के सामने। और अपना एक घर बनाने के लिए पैसा निकाल कर अपना झोला में लेकर जा रहे थे और निशा चौक पर आने पर ही इनको पीछे से कोई बाइक वाला पैसा छीनकर भाग गया। हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और संदिग्ध का पता लगा रहे हैं। धनबाद जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और इसको रोकने में पुलिस कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है। जिले के निरसा थाना क्षेत्र में आज 4 लाख रुपए की छिनतई हुई है। ईसीएल के रिटायर कर्मी 4 लाख रुपए बैंक से निकालकर अपने घर जा रहे थे और इसी दरमियान घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली, बैंक में जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और शिकायतकर्ता के द्वारा निरसा थाना में शिकायत दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और दावा कर रही है कि उन लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और कोडरमा के मरकच्चो में दिवंगत सीआईएसएफ जवान मनोज यादव को भावभीनी विदाई दी गई। वो पश्चिम बंगाल के सोनपुर बाजारी कोयला खदान में ड्यूटी पर तैनात थे और इसी दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत दुर्गापुर के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। वहां से उनका शव मरकच्चो लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और खबर सिमडेगा से, जहां एक बार फिर गजराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। परवा पंचायत के डोंगा दरहा गांव की ये पूरी घटना है, जहां बीती रात झुंड से बिछड़े एक हाथी ने हमला कर दिया और हाथी ने घर से बुजुर्ग महिला को खींचकर बाहर निकाल दिया और पैरों तले कुचलकर मार भी डाला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। और धनबाद में सड़क किनारे लगी गाड़ियों से डीजल चोरी करने वाला गिरोह बेखौफ है। गाड़ी से डीजल चोरी का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे SNMMCH में भर्ती कराया गया है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बागसुमा देवली की है। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे अपराधी गाड़ी से डीजल चुरा रहे थे, जिसके बाद शोर मचाने पर फायरिंग में युवक आरिफ रजा जख्मी हो गया। घायल आरिफ की देवली में टायर की दुकान है और वो बिहार का रहने वाला है। डीएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल से मुलाकात की, साथ ही घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। डीजल में निकाला था, उसको हमला किए, डबल उतरा उसको, वो गाड़ी से निकाला था। ये दुकान पे गाड़ी, आपका दुकान पे गाड़ी लगा था? कौन सा दुकान था आपका? टायर दुकान। कितने बजे का घटना है? 3 बजे का। उसके बाद क्या किया आपको? इसका आवाज़ में डबल लोग उठा, उसके बाद वो डबल सब मिलकर पकड़ दिए। पकड़ने के बाद के साथ में आए। कितने लोग थे? वो लोग वही 5-6 चोरी की घटना टाइप करने के दौरान फायरिंग की गई है, जिसमें जो गैरेज का संचालक है उसको गोली लगी है, जिसको जख्मी अभी आउट ऑफ डेंजर है और वो इलाजरत है। अभी कांड दर्ज कर लिया गया है। और देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इलाज के पुराने पेपर के साथ आने की अब जरूरत नहीं होगी। मरीजों के इलाज की पूरी हिस्ट्री सदर अस्पताल में मौजूद रहेगी और इसे लेकर ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया जाना है। इसे लेकर सदर अस्पताल में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से इसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि इसकी शुरुआत के लिए रांची से सॉफ्टवेयर की जरूरत है, लेकिन अब तक वो विभाग को नहीं मिल पाई है। सदर अस्पताल में जल्द ही हॉस्पिटल ई मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये सिस्टम को पहले से ही लागू कर देना था, लेकिन अब तक ये सिस्टम यहाँ पर बहाल नहीं हो पाया है। उसका कारण यह है कि देवघर सदर अस्पताल में अस्पताल की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, लेकिन रांची से अब तक सॉफ्टवेयर नहीं आ पाया है, जिस वजह से ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू नहीं हो पाया है। ये जो आप ओपीडी का अभी कतार देख रहे हैं, ये ओपीडी के कतार में भी बदलाव आएगा जब ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा।
जिसके तहत जो है लोग ऑनलाइन अपना जो पर्चा कटवाए, ऑनलाइन पर्चा कटवाएंगे। इसके साथ साथ ही जो देवघर सदर अस्पताल में मरीज जो पहुंचते हैं दिखवाने के लिए, उनका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। जिस तरह से कई बार होता है कि बिना पुर्जा के आने से यहाँ पर काम नहीं हो पाता है, लेकिन ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो मरीज हैं उनके सभी जो डिटेल है वो अस्पताल में मौजूद रहेंगी, जिसको लेकर प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है। अस्पताल उपाधीक्षक प्रभात रंजन कुमार ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं जो है अस्पताल की तरफ से कर ली गई है, लेकिन रांची से सॉफ्टवेयर नहीं आने की वजह से यह सिस्टम अभी लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन जल्द ही यह सिस्टम देवघर सदर अस्पताल में लागू कर दिया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और रांची नगर निगम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुविधा देते हुए बड़ा फैसला लिया। अब 400 स्क्वायर फीट के मकानों पर होल्डिंग टैक्स माफ कर दिया गया है। नगर निगम के पार्षदों की बैठक में ये फैसला लिया गया। वहीं नगर निगम की ओर से सड़कों पर केबल और पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदे गए गड्ढों को भी भरने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ G20 की बैठक को लेकर भी विशेष तैयारी नगर निगम की ओर से की जा रही है। 7 महीने के बाद हुई बैठक में कुल 57 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लग पाई है। एजेंडे में गरीब को राहत देने के लिए जो छोटे घर हैं, जो स्लम बस्ती में रहते हैं, 200, 300, 400 स्क्वायर फीट पर घर अपना निर्माण करके अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करते हैं, उस पर निर्णय लिया गया। उनको होल्डिंग नहीं लगेगा। या पानी से संबंधित जो PHED या जुटको द्वारा पाइपलाइन बिछा करके सड़कें को काट दी गई है, तो कैसे सड़क को हम बढ़िया से बढ़िया मरम्मत करके रहें, उसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। और हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू के किसान इन दिनों पटवन कर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर रहे हैं। जिले के पाटन, सतबरवा, लेसलीगंज, पिपरा और हरिहरगंज में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से फसल का संरक्षण किसान नहीं कर पा रहे हैं और सब्जी खराब होने की वजह से कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। सब्जी किसानों से बात कर उनकी परेशानी जानने की कोशिश की है पलामू संवाददाता नील कमल ने। सतबरवा प्रखंड के खामडी गांव में मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्लॉट में यहाँ पे सब्जी का फसल उगाया जाता है। ये गोभी का फसल है, खेतों में गोभी लगा हुआ आप देख सकते हैं। दूसरी ओर की यहाँ के जो किसान हैं वो अभी फ़िलहाल गोभी तोड़ रहे हैं और ये जो है यहाँ से दूसरे जगह भेजते हैं किसान। यहाँ से लोग आते हैं, जो छुट्टा बेचने वाले जो होते हैं वो यहाँ से आके थोक भाव में यहाँ से सब्जी का फसल को ले जाते हैं। अभी फ़िलहाल तैयारी चल रही है। जो खेतों से ये तोड़ा गया गोभी का जो सब्जी है वो तोड़ा गया और इसको अभी तैयार किया जा रहा है। यहाँ से फिर स्थानीय मार्केट में जाएगा। हम लोग का जो हरा सब्जी होती है वो बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है। टमाटर 5 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। हम लोग का अगर रखने का सुविधा होता तो हम लोग अच्छा दाम से बेचते उसको। 3 रुपये 4 रुपये भी लगते हैं और जैसे वहाँ से बिक्री अच्छा रहेगा तभी ना यहाँ से लगेगा। यहाँ भी तो अच्छा है नहीं है माल, तो कहाँ से अच्छा से आदमी लगेगा। हर साल सुखाड़ की मार झेलते हैं, उसके बाद भी किसान किसी तरह सब्जी का फसल उगा पाते हैं और काफ़ी अच्छी सब्जी की फसल यहाँ पे उगाई जाती है। बार बार पलामू के किसान जो हैं राज्य सरकार से हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं ताकि उनका जो फसल है उसका सही मुनाफा मिल पाए। नील कमल, न्यूज़ 18 पलामू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।